नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष ग्रेजुएशन फाइनल सेमेस्टर के एक पत्र हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा इसे लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ्यक्रम में निर्धारित जितने भी विचारणीय बिंदु हैं उन सब का हम विश्लेषण करेंगे बारी बारी से और इस पूरे पत्र को ठीक ठीक अनुशीलन कर ग्रहण कर पाएंगे। यकीन मानिए यह पत्र बड़ा ही रोचक और उत्साहवर्धक है। आप इसे पढ़ते हुए एक अलग ही तरह की ऊर्जा, स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि यह पूरा पत्र राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। तो राष्ट्रीयता की भावना, जब इस जज्बे को हम अपने भीतर ग्रहण करते हैं तो वाकई ये बहुत ही गौरवान्वित पल होता है हमारे लिए। वैसे तो हमेशा ही हमारे भीतर सुसुप्तावस्था में राष्ट्र प्रेम बना रहता है, लेकिन कभी जब हम ऐसी रचनाओं से रूबरू होते हैं और जब ऐसे किसी हलचल के साथ, अपने राष्ट्रीय हलचल के साथ रूबरू होते हैं तो हमारे भीतर का राष्ट्र प्रेम बहुत ही ज़्यादा प्रखर और मुखर हो जाता है। और वह जो पल होता है वो वाकई बहुत ही उत्साह देने वाला और गौरव और राष्ट्र प्रेम से भर देने वाला होता है। तो यह जो पूरा पत्र है यह इसी तरह की भावना से परिपूर्ण है। तो इसे पढ़ते समझते हुए हमें बड़ा ही आनंद आने वाला है। तो आइए हम अपने विषय का आरंभ करें। इसकी जो पहला विषय बिंदु जो हमें जिसका विश्लेषण करना है, पहला टॉपिक जो हमारा है वह है राष्ट्रीय काव्य धारा, उद्भव और विकास। इसके अंतर्गत हम राष्ट्र, राष्ट्रीयता और ये जो राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रेरित जो कविताएं लिखी जा रही थी हिंदी साहित्य में, ये जो पूरा हमारा हिंदी साहित्य था उसमें ये जो राष्ट्रीयता से परिपूर्ण कविताएं आ रही थी वह किस शिद्दत से, कितनी तीव्रता से लिखी जा रही थी और ये लोगों तक किस तरह से, कितना प्रभावोत्पादक रूप से लोगों तक पहुँच रहा था, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। किसी भूखंड में रहने वाले लोगों की एकता, प्रेम भावना, साहित्य, विकास की चेष्टा एवं संघर्ष उस भूखंड विशेष को स्वाभिमान की अंतर्धारा से प्रेरित कर देश से राष्ट्र में तब्दील करता है तथा देश प्रेम और सामूहिक जन कल्याण की चेतना ही राष्ट्रीयता के प्रधान गुणधर्म के रूप में उद्घाटित होते हैं। राष्ट्रीयता की भावना मानव सभ्यता के विकास के बढ़ते कदमों के साथ अपना स्वरूप भी बदलती रहती है। राष्ट्रीयता में निहित प्रेम भावना उसका सांस्कृतिक स्वरूप है एवं राष्ट्रीयता के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र विकास के उद्देश्य जैसी भावनाएं राष्ट्रीयता का राजनीतिक स्वरूप बनकर उभरते हैं। भौगोलिक सीमाएं, आर्थिक संरचना, न्यायिक सरोकार, सामाजिक समता एवं देश की संप्रभुता राष्ट्रीयता के राजनीतिक आयामों में प्रमुख हैं। सभ्यता के विकास के साथ जब एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर वर्चस्व कायम हुआ तो पराधीन देश के भीतर उसकी स्वाधीनता की भावना ही राष्ट्रीयता की सर्वप्रमुख स्वर बनकर मुखरित हुआ। दार्शनिक राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल ने राष्ट्रीयता के 4 प्रमुख तत्व बताए हैं: पूर्वजों की एकता, भौगोलिक एकता, भाषा और जाति की एकता और राजनीतिक लक्ष्य की एकता। ऐसे ही विचार जॉन गिलक्राइस्ट के भी हैं। आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा पहले यूरोप में आई। विद्वान विचारक राष्ट्रवाद को फ्रांसीसी क्रांति की संतान मानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के 3 नारों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हमारी राष्ट्रीयता पर भी इन मूल्यों का गहरा असर है। हालांकि भारत में बहुत बड़ी संख्या ऐसे विचारकों की है जो यह मानते हैं कि हम सांस्कृतिक रूप से बहुत पहले से राष्ट्र थे। वेदों से हमें इसके प्रमाण मिल जाते हैं। वहाँ जन्मभूमि को जननी और स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है। इस अवधारणा को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। संस्कृत कवि कालिदास ने भी प्राचीन भारत के विस्तृत सांस्कृतिक भौगोलिक रूप का
चित्र अपनी कविताओं में खींचा है। इसी प्रकार आदिकाल की वीर गाथात्मक रचनाएं हों या रीतिकाल के भूषण की रचनाएं, हमें देश प्रेम, राष्ट्र गौरव एवं राष्ट्रीय महिमा गान देखने को मिल ही जाते हैं, किंतु इनके राष्ट्र की भौगोलिक सीमाएं एवं राजनीतिक ध्येय परवर्ती भारत के राष्ट्र से सर्वथा भिन्न थी। भक्ति काल में भाषाई मेल और सामाजिक समानता संबंधी मूल्यों की दृष्टि से कबीर तथा लोक व्यवहार एवं सांस्कृतिक परंपराओं की दृष्टि से तुलसीदास की कविताओं में विराट समन्वय का प्रयास निश्चित तौर पर मिलता है, पर विद्वान इसे राष्ट्रीय काव्यधारा से नहीं जोड़ते, बल्कि आलोचक रामविलास शर्मा ने भक्ति काल के काव्य को लोक जागरण का काव्य माना है। तथापि हमें यह प्रमाण भी मिले हैं कि आधुनिक काल की कविताओं में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मिथकों और ऐतिहासिक देवी देवताओं की वीर योद्धाओं एवं अपने स्वर्णिम अतीत को बार बार दोहराया गया है, याद किया गया है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी के प्राचीनतम इतिहास वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अन्य क्षेत्रीय बोलियों के साथ साथ ब्रज भाषा की खड़ी बोली तक हिंदी अर्थात आरंभिक काल से मध्ययुगीन रचनाओं तक देश प्रेम, अतीत गौरव गान एवं महापुरुषों की गरिमा का बखान हमें अवश्य देखने को मिलता है, किंतु इसे राष्ट्रीय चेतना अथवा राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की प्रेरणा नहीं माना जा सकता। ये सभी प्रायः जन चेतना के अंतर्गत आते हैं। हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा का आरंभ आधुनिक काल, विशेषकर भारतीय हरिश्चंद्र की, उनके समकालीन कवियों की कविताओं से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता भारत भारती, जो उनके इसी शीर्षक से लिखे गए नाटक में शामिल है, हम देख पाते हैं कि वे कैसे अतीत में हुई गलतियों का आकलन कर वर्तमान के दुख को उसमें जोड़ते हैं। भारतेंदु का युग साहित्य अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हिंदुस्तान की संगठित राष्ट्रीयता का प्रथम आवाहन थी। यहीं से राष्ट्रीयता का जयघोष आरंभ हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लेकर देश में व्याप्त उथल पुथल को हिंदी कवियों ने अपनी कविताओं का विषय बनाकर साहित्य के क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्वहन किया। स्वदेश व स्वधर्म की रक्षा के लिए कवि व साहित्यकार एक ओर तो राष्ट्रीय भावों को काव्य के विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय चेतना की सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक विभिन्न चरणों में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं का नित नवीन श्रृंखला बनती रही। ऐसी कविताओं की नित नवीन श्रृंखला बनती रही। विप्लव गान शीर्षक कविता कवि के इसी क्रांति की भावना का मूर्तिमान रूप है। अतएव भारतेंदु काल की कविता अपने विषय, सरोकार एवं शैली के साथ शिल्प में भी परिष्कृत होकर द्विवेदी युग से साकार रूप ग्रहण करती रही। द्विवेदी युग अपने प्रौढ़तम स्वरूप के साथ नए आयामों एवं दिशाओं में अग्रसर हुआ। भारतेंदु जी की चिंता, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पैधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। राष्ट्र को लेकर ऐसी गंभीर दुश्चिंताएं भारतेंदु की भारत दुर्दशा में देखने को मिलती है। वैसे ही बद्री नारायण प्रेमधन की आनंद अरुणोदय में, राधा रामकृष्ण दास की भारत बारहमासा में, और आगे बढ़ें तो द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त की जय भारत, भारत भारती जैसी रचनाओं में, तथा पंडित नाथूराम शर्मा शंकर की गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्य जैसी पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है।
आगे चलकर छायावादी कवियों ने राष्ट्रीयता के रागात्मक स्वरूप को ही प्रमुखता दी और उसी की परिधि में अतीत के सुख और प्रेरक देश प्रेम संबंधी मधुर गीत और कविताओं की सृष्टि की। निराला की वरदे वीणा दायिनी, भारती जय विजय करे, जागो फिर एक बार, प्रसाद की अरुण, यह मधुमय देश हमारा, चंद्रगुप्त नाटक में आया, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से आदि कविताओं में कवियों ने हृदय के उदात्त उद्गारों के द्वारा प्रशस्त राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति की है। यद्यपि छायावादी रचनाओं में राष्ट्रीयता की चेतना एवं स्वतंत्रता संग्राम में आत्मोत्सर्ग की भावना प्रचुर मात्रा में दृष्टिगत होती है, किंतु पूरा छायावाद अन्य कवि प्रकृति चित्रात्मकता, मानवीय अनुराग विरागमयी रागात्मकताओं का भी चित्रण कर रहा था। उसमें मानव जीवन के भावनामय हृदय जगत के साथ पराधीनता के दंश का भी स्वरूप निकलकर सामने आ रहा था। अतः विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय काव्य धारा छायावादी कविता के उत्तरार्ध बेला या उत्तरोत्तर काल में उदित हुआ। इस धारा के कवियों का मुख्य उद्देश्य देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था। राष्ट्रीय काव्य धारा एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसमें राष्ट्र को, उसके प्रत्येक निवासी को तेजस्वी और पराक्रमी बनाने का प्रयास था। इस काव्य धारा के द्वारा लोगों को जागरूक कर जनता के भीतर देश प्रेम एवं आत्मविश्वास भरने का काम किया जा रहा था। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक वातावरण में जो विसंगतियां और पराधीनता की मनस्थिति बनी हुई थी, इन सभी को दूर करने के लिए भारतीय जनमानस को प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। इसी प्रोत्साहन एवं साहस की राष्ट्रीय काव्य धारा संचारित करती रही। फलतः राष्ट्रीय काव्य धारा के समग्र कवि देश प्रेम एवं स्वतंत्रता को आधार बनाकर रचनाएं रच रहे थे। स्वाधीनता की भावना से ओतप्रोत आधुनिक हिंदी के कवियों की श्रृंखला इस प्रकार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, राधा कृष्णदास, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, माधव प्रसाद शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी, राधा कृष्ण रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे आदि की कविता में ओजपूर्ण स्वर में राष्ट्रीयता का जागृत गान मुखरित हुआ है। राष्ट्रीय काव्य धारा ने छायावाद की सीमा रेखा का कहीं कोई अतिक्रमण नहीं किया। यह लगभग उससे कदम ताल करता बिल्कुल भिन्न अपनी ही चाल में गतिमान रहा। इसने पूर्ववर्ती में मैथिली शरण गुप्त और परवर्ती में रामधारी सिंह दिनकर के साथ अपना स्वर प्रखर बनाए रखा। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के उत्तरोत्तर विकास के साथ हिंदी कविता और कवियों का संबंध प्रखर राष्ट्रीयता के साथ दिनों दिन सुदृढ़ होता रहा। मित्रों, यह एक संक्षिप्त परिचय है आपके लिए राष्ट्रीय काव्य धारा की। एक ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब हम इस राष्ट्रीय काव्य धारा का आकलन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो यह एक बात हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की जो भावना है, ये बहुत पुराने आदिकाल में भी हमें देखने को मिल रही थी उसकी रचनाओं में, और रीतिकाल में भूषण के द्वारा भी लिखी जा रही थी। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि उस वक्त रियासतें और जो राज्य हुआ करते थे वे भी सीमित थे, और जो कवि थे वे अपने राज्य को ही देश मानकर देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। मतलब वह पूरा राष्ट्र
वो छोटे छोटे बड़े छोटे जितने भी राज्य थे वे सारे राज्य मिलकर एक बड़े मुल्क की स्थापना करें और इस तरह से एक राष्ट्र के रूप में सामने आए, ये बात आदिकाल में नहीं थी भी। तो जो जो बड़े दिग्गज राजा हुए उनके साथ भारत में बहुत बड़े भूभाग को एक तो किया गया, परंतु जो कवि कलाकार थे वे लगातार अपने सीमित अर्थों में ही देश प्रेम के साथ आगे बढ़ रहे थे। जब हम रीतिकाल में भक्ति काल में जो भावनाएं थी वो सामाजिक चेतना की भावना थी, इसका मैंने अभी जिक्र किया। आगे चल के जब रीतिकाल में हम आते हैं तो रीतिकाल की जो रचनाएं थी वो मैंने आपको बताया ही है कि वो पूरी तरह से काव्य शास्त्रीयता और नायक नायिका और श्रृंगार रस में डूबी हुई थी। लेकिन जब हम आधुनिक काल में पदार्पण करते हैं तो उसके साथ ही रेनेसां मतलब पुनर्जागरण के साथ हमारे सामने जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई वह थी राष्ट्रीयता की भावना, स्वाधीनता की चेतना। और इन सब ने मिल कर के आगे चलकर जितनी भी रचनाएं रची गईं उनमें राष्ट्रीयता की प्रधानता बनी रही। विशेष तौर पर भारतेंदु के साथ ही हम नव युग की कल्पना करते हैं और लेखन की जितनी भी पद्धतियां हैं इन सबको नई पद्धति के साथ हम इसका अंगीकार करते हैं, इसको अपनाते हैं। निबंध हों, गद्य की अन्य तमाम तरह की बातें हों, ये सब बार बार सामने आ रही थी और इस तरह से एक अलग ही दुनिया का सृजन वो कर रहे थे जो सरकार की वास्तविकता को और जनता के दुख दर्द को ठीक ठीक समझ पा रहा था। और लेखक इन दोनों ही बातों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लिख रहे थे। आगे चल कर के द्विवेदी युग में भी इस तरह की रचनाएं रची जा रही थी, लेकिन और भी ज़्यादा प्रखर रूप इसने लिया छायावाद के साथ चलते हुए। छायावाद में भी जो रचनाएं रची जा रही थी उसमें भी राष्ट्र प्रेम की भावना बहुत बलवती रूप में बहुत प्रखर रूप से मुखरित हुई है। लेकिन वहाँ छायावाद में सिर्फ राष्ट्र प्रेम नहीं था, सिर्फ देश प्रेम की कविताएं नहीं लिखी जा रही थी, बल्कि हो ये रहा था कि पूरे जीवन को, मानव जीवन को, उसके हर रंग को, उसकी रागात्मकता, विराग, उदासी, उसके प्रेम, मोह, प्रकृति की चित्रात्मकता, इन सारी चीज़ों को समेटा जा रहा था छायावाद में। तो उसमें जाहिर सी बात है राष्ट्र प्रेम भी आता ही आता है, लेकिन सिर्फ राष्ट्र प्रेम की कविताएं नहीं रची जा रही थी, बल्कि उसके साथ साथ चलती जो छायावादी सांस्कृतिक काव्यधारा भी कही जाती है, अर्थात राष्ट्रीय काव्यधारा, इसके जो कवि थे वे प्रमुखता से सिर्फ राष्ट्र प्रेम की रचनाएं रच रहे थे। और आपको यह समय भी देखना समझना पड़ेगा कि जब 1918-19 के बाद से जब छायावाद का आरंभ होता है, ठीक उसी समय से हम राष्ट्रीय काव्यधारा की रचनाएं भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रखर हो रही थीं, अपने स्वर को बहुत ज़्यादा मुखरित कर रही थीं। ऐसे में हमें इतिहास के साथ इन बातों को जोड़ना होगा, क्योंकि आप याद करें ठीक ये वही वक्त था जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए और पूरे भारत को घूम घूम कर इसके चप्पे चप्पे मिट्टी के एक एक कण का उन्होंने आकलन किया और इसकी जितनी भी वास्तविक स्थिति थी, जो वाकई में जो बहुत ही जर्जर हालत थी देश की, अंग्रेज़ों की बर्बरता, उसके आतंक और जो इंसानी कत्लेआम था, मतलब इंसान मारे नहीं जा रहे थे, बस कुचल दिए जा रहे थे, और सबसे बढ़कर उनके भीतर का स्वाभिमान, देश गरिमा, इन सब चीज़ों को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। और गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, महामारी, छुआछूत, तमाम तरह की कुप्रथाएं, ये सब भयंकर रोग बनकर
हमारे भारत को ग्रसित किए हुए थे। और इन सब चीज़ों से निपटने के लिए उन्होंने यह बात समझ में, मतलब बापू को यह बात ठीक ठीक समझ में आ गई कि हम सिर्फ स्वाधीन होकर के या सत्ता संभाल कर ही हम अपने राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसानों की, कल कारखानों की, आम जनता की जो तकलीफ़ें हैं उन्हें दूर करके हम वास्तविक भारत का निर्माण कर पाएंगे। और इस दिशा में ही आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो सीमित बुद्धिजीवी लोग थे, जिनके साथ क्रांतिकारी भावना, आंदोलन, देश प्रेम के जो भावना थी, यह आगे बढ़ रही थी, कार्यरत थी, उसे उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। मतलब जो एक बुद्धिजीवी वर्ग अपनी पूरी निष्ठा के साथ देश प्रेम को आवाहन कर रहा था और राष्ट्र प्रेम के साथ आगे बढ़ रहा था, स्वाधीनता की मांग की तरफ वो अग्रसर हो रहा था, उसी दिशा में उन्होंने जन जन को जोड़ा। मेरी अपनी राय में, मेरी अपनी मान्यता है कि गांधी जी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से ये एक है कि उन्होंने जन जन को राष्ट्रीय प्रेम से जोड़ दिया। वह राष्ट्र जो अपने राष्ट्र होने के बोध से भी लगभग खारिज हो चुका था, उसके अंदर, वैसे जनमानस के अंदर उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना की चिंगारी को आग दी, हवा दी। तो आगे हम लोग और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे इस पर। अभी के लिए